हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर। एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में हम इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ा था, और जिसमें जितने भी प्रकार के स्पीसीज का टाइप था उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया था आपको। अब हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर। आप जानते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला फाइलम आता है वो प्रोटोजोआ होता है। वैसे प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, जबकि सारे एनिमल वाले फाइलम को किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत रखा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रोटोजोआ को तो प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन ये सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक या आप कहेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन में क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ये ग्रीक भाषा का शब्द होगा जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रोटोस और एक है जोन। प्रोटोस का मतलब यहां पर हो जाएगा फर्स्ट, और जोन का मतलब क्या हो जाएगा, एनिमल्स। एनिमल्स यहाँ पर प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। फर्स्ट एनिमल की बात होती है यहाँ पे। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे जो प्रोटोजोआ टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया। प्रोटोजोआ टर्म कॉइन्ड बाय, किसने दिया, तो यहाँ पर नाम आएगा इसका। वैसे तो यहाँ पर जॉर्ज ए गोल्डफस आते हैं, लेकिन इनका नाम और वान सीबोल्ड का भी नाम आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनको हम जॉर्ज ए गोल्डफस कहेंगे। जॉर्ज ए गोल्डफस किस सन में किया था, तो यहाँ पर इन 1818 में। 1818 में जॉर्ज ए गोल्डफस ने प्रोटोजोआ टर्म दिया था, और प्रोटोजोआ जो टर्म है उसको एम्प्लॉयड किया गया था वान सीबोल्ड के द्वारा। यहाँ पे हम देखेंगे साइंस जो प्रोटोजोआ के अध्ययन से संबंधित है उसको प्रोटोजोलॉजी कहता है, यानी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहता है। प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है, प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से ये प्रोटोजोआ का अध्ययन हो जाएगा। तो डेरिवेशन में यहाँ पे आप देखेंगे, और फिर एक पॉइंट और भी देखेंगे आप लोग, ये जो है फर्स्ट एनिमल माने जाते हैं। फर्स्ट सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स माने जाता है, सॉरी यूकैरियोट्स होंगे। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स माने जाता है। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के नाम से या ऐसे ये जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या, जनरल कैरेक्टर की। इसकी बात करेंगे यहाँ पे जनरल कैरेक्टर की। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो सिंगल सेल्ड होंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड यानी इनको यूनी सेलुलर भी कहते हैं, यूनी सेलुलर भी कहते हैं, या ए सेलुलर भी कहा जाता है।
उसके बाद और भी हम देखेंगे कि इनकी बॉडी जो है माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि विदाउट माइक्रोस्कोप से ये हमें दिखाई नहीं देंगे। और फिर अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसमें, अगर सिंगल सेल की बॉडी है तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है तो आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का क्या है इसमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हो गया क्या, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सिंगल सेल की बॉडी है तो उसमें न्यूक्लियस का क्या कैरेक्टर होगा, क्या सिंगल न्यूक्लियस पाए जाएंगे या डबल, या ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आपको प्रोटोजोअन्स में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का नंबर यहाँ पर 3 प्रकार से होगा, सिंगल न्यूक्लियस, डबल न्यूक्लियस या फिर मल्टी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटोजोअन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक क्या मिलेंगे यहाँ पे, सिंगल न्यूक्लियस, यानी एक सेल में केवल कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, केवल एक ही होगा, सिंगल न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे डबल न्यूक्लियस भी होगा, डबल न्यूक्लियस भी पाया जाएगा कुछ प्रोटोजोअन्स में। और फिर यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस भी होगा, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस भी होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 3 तरह के न्यूक्लियस के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें सिंगल न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सिंगल न्यूक्लियस में क्या क्या मिलेगा, देखो सिंगल न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे अमीबा। अमीबा में क्या होगा, एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद हम और भी देखेंगे इसमें, जैसे एंट अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, इसमें भी क्या मिलेगा आपको, सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद डबल न्यूक्लियस की बात करेंगे यहाँ पे। तो डबल न्यूक्लियस आपको किसमें मिलता है, तो डबल न्यूक्लियस मिलता है क्या, पैरामीशियम में। किसमें मिलेगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में डबल न्यूक्लियस होगा। आपको पता है पैरामीशियम में यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक लार्ज किडनी शेप्ड होता है जिसको मेगा न्यूक्लियस कहते हैं, मेगा न्यूक्लियस कहेंगे, और एक स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरह से कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे यहाँ पे, तो 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम के अंदर। वो भी पैरामीशियम की कौन सी स्पीशीज के अंदर, तो आपको देखना है अगर 1 मेगा 1 माइक्रो की बात करें तो वो पैरामीशियम की कार्डेटम स्पीशीज में होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि पैरामीशियम की कौन सी जाति है जिसमें 1 मेगा 2 माइक्रो पाए जाते हैं, या जिसमें 1 मेगा 2 से अधिक माइक्रो पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं पैरामीशियम की जातियों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैरामीशियम की एक जाति है कार्डेटम, कार्डेटम है पैरामीशियम की कौन सी जाति है यहाँ पे, कार्डेटम। कार्डेटम का कैरेक्टर है कि इसके सेल के अंदर क्या मिलेगा, 1 मेगा मिलेगा। वैसे तो मेगा हर प्रकार की जातियों में एक ही मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, माइक्रो न्यूक्लियस, एक क्या मिलेगा, माइक्रो न्यूक्लियस। वैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम की दूसरी स्पीशीज हम बात करें यहाँ पे तो पैरामीशियम आरेलिया हो जाएगा। वैसे आरेलिया जो है वो सेलेंट्रेटा का एक एनिमल भी है, और यहाँ पैरामीशियम की जाति भी है आरेलिया। आरेलिया का नाम आप सेलेंट्रेटा में देखेंगे जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जेलीफिश। चलिए पैरामीशियम आरेलिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो 1 मेगा पाया जाएगा, 1 मेगा न्यूक्लियस होगा,
और क्या होगा इसमें, 2 माइक्रो होगा। यहाँ डिफरेंस मिलेगा आपको, 2 माइक्रो न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद और देखेंगे इसमें, जैसे पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, नाम से क्लियर है, माइक्रोन्यूक्लिएटम। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे मेगा तो हमेशा एक ही होगा, 1 मेगा होगा। और माइक्रो न्यूक्लिएटम, इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग, मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम है जिसमें 1 मेगा हो जाएगा, 1 मेगा हो जाएगा। और यहाँ पे मोर देन 2 माइक्रो हो जाएगा, मोर देन 2 माइक्रो हो जाएगा, मोर देन 2 क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैरामीशियम की जातियों से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो ये पैरामीशियम में आपको 2 न्यूक्लियस, पैरामीशियम की जातियों में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मल्टी न्यूक्लियस की। इसकी बात करेंगे मल्टी न्यूक्लियस की। देखिए, अगर हम मल्टी न्यूक्लियस का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पीलोमिक्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, पीलोमिक्जा, ये प्रोटोजोन्स है, पीलोमिक्जा। और पीलोमिक्जा को एक कॉमन नाम से भी जानते हैं, इसको जो है चाउस चाउस अमीबा भी कहते हैं, चाउस चाउस अमीबा के नाम से भी जाना जाता है, चाउस चाउस अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो है लार्जेस्ट अमीबा भी कहता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको लार्जेस्ट अमीबा भी कहता है, लार्जेस्ट अमीबा भी कहता है, लार्जेस्ट अमीबा। तो इस तरह से हमने जो है न्यूक्लियस का कैरेक्टर बताया। अब हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। चलिए बात करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन की। तो सबसे पहले हम बता दें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसा पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ के किस वर्ग में लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे नाम आएगा किसका, स्पोरोजोआ का। स्पोरोजोआ में जितने भी प्रोटोजोआ के मेंबर्स मिलेंगे, सब में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। चलिए इसमें हम बात करते हैं क्या, अगर लोकोमोटरी ऑर्गन में यहाँ पर 2 कंडीशन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा इसमें, या तो अब्सेंट होगा, क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब्सेंट किस में होगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, स्पोरोजोआ, इसमें स्पोरोजोआ में क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। स्पोरोजोआ में जैसे क्या आता है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लाज्मोडियम, क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, ऐसे प्रोटोजोन्स किस में आ जाएंगे, स्पोरोजोआ में, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है। फिर हम बात करते हैं क्या, अगर लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो कौन कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेगा। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर आपको कितने लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, सीलिया, सीलिया मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, फ्लैजेला, फ्लैजेला मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्यूडोपोडिया मिल जाएगा, क्या मिलेगा, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो ये 3 तरह के आपको क्या मिलेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन से प्रोटोजोन्स में किस प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो सीलिया की बात करें तो ये सीलिएट्स में पाया जाएगा, जिसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, तो सीलिया पाया जाता है किसमें, पैरामीशियम में। पैरामीशियम का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, सीलिया है।
यहीं पर अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है यूग्लिना में। किसमें मिलेगा, यूग्लिना में पाया जाता है। और स्यूडोपोडिया की बात करेंगे तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो स्यूडोपोडिया आपको मिलेगा क्या, अमीबा में। किसमें मिलेगा, अमीबा में मिलेगा। अमीबा में मिलता है क्या, स्यूडोपोडिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि स्यूडोपोडिया भी यहाँ पर दो प्रकार का होगा। स्यूडोपोडिया भी यहाँ पर कितने प्रकार का होगा, तो ये दो प्रकार का होगा। यहाँ पर इसको यहीं पर हम क्लासीफाई कर लेते हैं। स्यूडोपोडिया कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। देखिए यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोनोपोडिया। मोनोपोडिया का मतलब केवल एक ही स्यूडोपोडिया सेल के बाहर निकलेंगे, मोनोपोडिया। और एक क्या हो जाएगा, पॉलीपोडिया। पॉलीपोडिया का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत से स्यूडोपोडिया सेल के बाहर निकलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोनोपोडिया की अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाता है, मोनोपोडिया यानी सिंगल स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है एंटमीबा। एंटमीबा में क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया मिलेगा लेकिन वो सिंगल होगा, इसलिए उसको मोनोपोडिया कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंटमीबा हो जाएगा। और पॉलीपोडिया की बात करें तो अमीबा हो जाएगा। पॉलीपोडिया किस में पाया जाएगा, तो ये अमीबा में पाया जाएगा, ये अमीबा में मिलेगा। तो इस तरह से ये पॉलीपोडिया भी हो गया। चलिए स्यूडोपोडिया का और भी टाइप देखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के बेस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कई तरह का स्यूडोपोडिया मिल जाएगा। चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं स्यूडोपोडिया के टाइप्स को। यहाँ पे स्यूडोपोडिया के टाइप्स को हम देखते हैं। चलिए इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो स्यूडोपोडिया यहाँ पर आप लिखते हैं, एक है इसमें एक्जोपोडिया। एक्जोपोडिया है। ऐसे दूसरा क्या है इसमें, फिलोपोडिया। दूसरा क्या है, फिलोपोडिया। ये सब स्यूडोपोडिया के टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर ये टाइप्स हैं। उसके बाद है इसमें क्या, रेटिक्यूलोपोडिया। क्या हो जाएगा, रेटिक्यूलोपोडिया हो जाएगा, रेटिक्यूलोपोडिया। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, लोबोपोडिया। ये लोबोपोडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पाया जाता है किसमें, अमीबा में, लोबोपोडिया। अब अमीबा के स्यूडोपोडिया का कई कैरेक्टर हो गया, जैसे उसमें पॉलीपोडिया भी मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, लोबोपोडिया मिलेगा। तो आप इसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। जैसे आग्जोपोडिया की बात करेंगे यहाँ पे, तो आग्जोपोडिया में आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिनोफ्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर किसमें मिलेगा, एक्टिनोफ्रिक्स, एक्टिनोफ्रिक्स मिल जाएगा, एक्टिनोफ्रिक्स। एक मिनट, यहाँ पे एक्स हो जाए, एक्टिनोफ्रिक्स। एक्टिनोफ्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसको सन एनिमल क्यूल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एकदम सूर्य का जैसे किरण निकलता है चारों तरफ ऐसे बिखरता हुआ, उसी तरह से इसके सेल के बाहर बाहर ऐसे स्यूडोपोडिया निकले हुए दिखाई देता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, तो इनको सन एनिमल क्यूल्स कहते हैं। सन एनिमल क्यूल के नाम से भी जानते हैं, एक्टिनोफ्रिक्स। आप इसको याद कर सकते हैं। फिलोपोडिया की अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लाइफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूग्लाइफा। इसमें फिलोपोडिया पाया जाएगा। रेटिक्यूलोपोडिया की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है, तो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्लोबी जेराइना। क्या हो जाएगा, ग्लोबी जेराइना हो जाएगा, ग्लोबी जेराइना। ये दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट, देखिए ग्लोबी जेराइना हो गया। उसके बाद लोबोपोडिया की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। तो इस तरह से ये जो है स्यूडोपोडिया के टाइप्स हो जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या, ये तो लोकोमोटरी आर्गन हो गया इसका। अब हम बात करते हैं किसका, न्यूट्रिशन। अमीबा में किसकी बात करेंगे हम, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कई प्रकार का न्यूट्रिशन अलग अलग प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले देखिए कई प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा न्यूट्रिशन, जिसमें क्या क्या होता है। होलोजोइक, कौन सा न्यूट्रिशन हो जाएगा, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन को जंतु संपोषण कहते हैं। कैसा पोषण हो जाएगा, जंतु सम मतलब क्या हो जाएगा, जंतुओं के समान हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर क्या, दूसरे प्रकार का न्यूट्रिशन होलोफिटिक, क्या हो जाएगा, होलोफिटिक। होलोफिटिक को क्या कहते हैं, तो होलोफिटिक को कहते हैं क्या, पादपसम यानी पौधों के समान पोषण, जैसे युगलीना करता है, जैसे युगलीना पोषण करता है वैसे होलोफिटिक हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, पौधे के समान हो गया, जंतु के समान पोषण हो गया। उसके बाद सेप्रोफिटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेप्रोफिटिक हो जाएगा। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को भी भोजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे युगलीना में सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। युगलीना में दोनों तरह का मिलता है, होलोफिटिक और सेप्रोफिटिक, इसीलिए युगलीना के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं या मिश्रित पोषी पोषण कहते हैं। चलिए सेप्रोफिटिक हो गया। अगला देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, पैरासिटिक। आप जानते हैं बहुत सारे प्रोटोजोअन्स पैरासाइट भी होते हैं जो ह्यूमन या अदर एनिमल्स में तमाम डिजीज काज करते हैं, तो पैरासिटिक भी होते हैं, इनको परजीवी कहते हैं। और परजीवी हमेशा होस्ट को क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं होस्ट की बॉडी में, तो ये हो गया पैरासिटिक। उसके बाद फिर देखते हैं और कौन सा न्यूट्रिशन होगा इसमें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन में आ जाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी पोषण हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, मेक्सोट्रॉफिक। मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसको मिश्रित पोषी पोषण कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑटोट्रॉफिक या मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे युगलीना हो जाएगा। वैसे युगलीना की एक फेमस स्पीशीज है युगलीना विरिडिस, तो उसी का डिस्क्रिप्शन आपको वर्टिब्रेट्स की बुक में मिलता है। तो युगलीना की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोट्रॉफिक या मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलेगा। मेक्सोट्रॉफिक को मिश्रित पोषी पोषण कहते हैं, तो युगलीना। और युगलीना का एक कैरेक्टर ये भी है, एक कैरेक्टर ये भी है, यहाँ पर क्या पाया, ये प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच का, बिटवीन एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट के बीच ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। चलिए अब हम आगे और देखते हैं इसमें क्या है। न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या, डाइजेशन किस तरह से होगा। आपको क्या बताना है इसमें कि डाइजेशन कैसे होता है। चलिए अगर हम डाइजेशन की बात करें प्रोटोजोअन्स की बॉडी में, तो डाइजेशन तो सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर भोजन का पाचन होता है, क्योंकि एक सेल ही पूरी बॉडी होती है इसकी, तो इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। और कहाँ पर होगा, इन फूड वैक्यूल। किसमें हो जाएगा, फूड वैक्यूल में होगा, फूड वैक्यूल इंट्रासेलुलर होगा। और कहाँ पर होगा, फूड वैक्यूल के अंदर होगा। तो इस तरह से ये जो है प्रोटोजोआ का कैरेक्टर आपको न्यूट्रिशन के रूप में देखने को मिलता है। चलिए अगला हम क्या पढ़ते हैं इसमें, हाँ एक और यहाँ पर आपको पॉइंट देखना है।
एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फेगोसाइटोसिस और एक पाइनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहते हैं और पाइनोसाइटोसिस को क्या कहेंगे, सेल ड्रिंकिंग कहता है। जैसे अमीबा में फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस ये दोनों होता है, तो इसको आप ऐसे याद रख लेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें क्या, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये सिंगल सेल वाले एनिमल्स होते हैं, इनमें कोई विशेष रेस्पायरेशन के लिए आर्गन नहीं पाए जाते हैं या एक्सक्रीशन के लिए कोई आर्गन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही प्रोसेस किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर थ्रू प्लाज्मा लेमा, यानी सेल का जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा लेमा होगा। प्लाज्मा लेमा की बात करते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा लेमा के द्वारा, या फिर आप कर सकते हैं प्लाज्मा लेमा को जनरल बॉडी सरफेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जनरल बॉडी सरफेस, शरीर की सामान्य सतह से। और यहाँ पर एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, मतलब ये अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। यानी प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया को। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहता है। तो इस तरह से आप इसको समझ पाते हैं। चलिए अगला हम क्या देखते हैं इसमें, हाँ बात आती है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन की, जिसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो प्रोटोजोअन्स के सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑस्मा रेगुलेशन का, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करने की प्रक्रिया कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में होती है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी क्या करता है कि हमारी बॉडी में अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उस वाटर को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देगा। तो इस तरह से ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी उस सेल के अंदर करता है। चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ दो कंडीशन हो सकता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोअन्स में अब्सेंट भी होता है, क्या होंगे, अब्सेंट भी होता है, अब्सेंट भी होते हैं, और कुछ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैराइन प्रोटोजोअन्स हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटोजोअन्स में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे ऑस्मोसिस का डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब अगर अत्यधिक सांद्रता वाला वाटर है तो अगर उसमें प्रोटोजोअन्स को रखेंगे तो बाहर का पानी जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता है, इसलिए सेल के बाहर उसे भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये किस में नहीं पाया जाएगा, तो आप इस चीज़ को देखेंगे। तो एग्जाम्पल है क्या, मैराइन अमीबा, जो समुद्र में पाया जाने वाला अमीबा है उसमें नहीं पाया जाएगा क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है। या फिर बात करें इंडोपैरासिटिक, इंडोपैरासिटिक मतलब जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता हो, इंडोपैरासिटिक अमीबा, जैसे क्या, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा कोलाई, एंटअमीबा, ऐसे जिंजिबेलिस या ऐसे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अमीबा के स्पीसीज आपको ये मिल जाएंगे इंडोपैरासिटिक में। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर अमीबा, फ्रेश वाटर अमीबा में मिलेगा। फ्रेश वाटर अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, ये करता क्या है, तो सीबी आपने पहले ही इसके बारे में अभी हमने बताया क्या, ऑस्मा रेगुलेशन का काम करता है। तो ये किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन ऑस्मा रेगुलेशन, जिसको परास्तरण नियमन भी कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन ये किसका काम होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का, मतलब सेल के अंदर जल की अधिक मात्रा को सेल से बाहर भेजने का काम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल करेगा, यानी ये ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पर एक पॉइंट और भी देखना है,
कि वर्टिब्रेट्स में जो काम किडनी करता है वो प्रोटोजोअन्स में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करेगा। तो अगर ऐसे दो ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम हो तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एनालॉगस होता है, ये क्या हो जाएगा, एनालॉगस टू किडनी ऑफ वर्टिब्रेट, किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स, किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स इसके एनालॉगस होता है। चलिए, इस तरह से हमने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ लिया। अब बात आती है किसकी, तो अब बात आ जाएगी किसकी, रिप्रोडक्शन की आएगी। चलिए, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल मिलेगा जो मोस्ट कॉमन होगा, और एसेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर क्या होगा इसमें, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और सेक्सुअल वाला बहुत प्रिमिटिव टाइप का होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब, ये इसको नंबर 1 कर दे रहे हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं। चलिए, अब हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत सारे मेथड हैं तो उनको हमें देखना है क्या क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाइनरी फिजन आ जाएगा। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विखंडन, यानी सेल दो खंडों में टूट जाए और प्रत्येक खंड से नया ऑर्गेनिज्म या नया सेल बन जाए कंप्लीटली, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन हो जाएगा। और यही जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्ट कॉमन मोड है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन मोड है, ये मोस्ट कॉमन मोड है। ये आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोन्स का जो रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है तो वो क्या है, तो वो बाइनरी फिजन होगा। अब जो बाइनरी फिजन है ये दो प्रकार का होता है, आपको ये भी समझना है कि ये जो बाइनरी फिजन है ये कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। देखिए, इसमें हो जाएगा क्या, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और एक हो जाएगा क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो दो प्रकार का क्या हो जाएगा इसमें, बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल किस में पाया जाएगा, फ्लैजेलेट्स में। फ्लैजेलेट्स में क्या आता है, यूग्लिना। यूग्लिना में क्या मिल रहा है आपको, यूग्लिना में आपको मिल रहा है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ऐसे आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम सीलिएट्स है तो सीलिएट्स में क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये हो गया बाइनरी फिजन जो मोस्ट कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या, मल्टीपल फिजन। क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसका एग्जांपल है आपके पास, देखो, अमीबा हो गया, अमीबा, और क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, और क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम भी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम, इसमें क्या पाया जाएगा, मल्टीपल फिजन, मतलब बॉडी दो या दो से अधिक खंडों में, मतलब दो से अधिक खंडों में अगर टूटती है और प्रत्येक खंड से क्या बन जाए, नया सेल बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन कहलाता। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं स्पोरुलेशन भी होता है, स्पोरुलेशन भी होता है, स्पोरुलेशन भी होता है।
और ये किस में होता है, तो ये अमीबा में होता है। किस में पाया जाएगा, अमीबा में। अमीबा में पाया जाएगा स्पोरुलेशन। उसके बाद और देखते हैं इसमें क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। बडिंग भी देखने को मिलता है, बडिंग भी देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसका एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, वर्टिसेला। क्या मिलेगा, वर्टिसेला। उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें इंसिस्टमेंट भी देखने को मिलता है। इंसिस्टमेंट के द्वारा भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, एंट अमीबा और पैरामीशियम बर्सेरिया मिल जाएगा। पैरामीशियम की कौन सी जाति है, बर्सेरिया। आपको बता दें पैरामीशियम की ये जो बर्सेरिया स्पीसीज है, ये ग्रीन कलर्ड होती है, ग्रीन कलर्ड होती है, क्योंकि इस पे कुछ एल्गा जमा होते हैं, जिसके कारण इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई कंजुगेशन। कंजुगेशन किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे ये पाया जाता है किसमें, पैरामीशियम की जातियों में। और कंजुगेशन ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होगा, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएगा, पैरामीशियम। आप जानते हैं प्लांट में भी, कुछ प्लांट में भी कंजुगेशन होता है। चलो एक एल्गी है, उसमें कंजुगेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। आपको बताना है इसमें कौन सी एल्गी है। तो यहाँ पे हम एल्गी का नाम क्या लिख देते हैं, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो क्लोरोफाइसी का एल्गी है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड का प्रेजेंट होना ये एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये सब आप जानते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में टोटल प्रोटोजोआ का जो कैरेक्टर था उसको हमने क्लियर किया। अब अगले वीडियो में हम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।